नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच, देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। और आज किन प्रमुख खबरों की करने वाले हैं पड़ताल, सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर। जी हाँ, इसमें सबसे पहली और प्रमुख खबर राहुल गांधी की तरफ से जो दावे किए गए हैं और एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पर तमाम गंभीर आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए हैं, जिस पर ईसीआई ने अपना जवाब भी दिया और कहा है कि राहुल गांधी के जो तमाम दावे हैं वो निराधार है। लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हमलावर होती हुई नजर आई है राहुल गांधी को लेकर। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता दें। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी अभी हाल ही में पंजाब के दौरे पर गए थे, जहां अमृतसर में एक गुरुद्वारे में उन्होंने मत्था टेका, उनको सम्मानित किया गया। लेकिन उस सम्मान के बाद में अब कहीं ना कहीं वो विवादों में फंस चुके हैं, जिसको लेकर 2 कर्मचारियों को इस वक्त वहां से निलंबित कर दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है बिहार से जुड़ी, जहां आरजेडी को ठुमकों का ही सहारा नजर आ रहा है। जी हां, आरजेडी की रैली थी जिसमें तेजस्वी यादव पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले वहां पर जो डांस करने वाले लोग हैं उनको बुलाया गया ताकि थोड़ी बहुत भीड़ वहां पर जमा हो सके। तो बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको कि क्या वाकई आरजेडी को सिर्फ ठुमकों का है सहारा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर बिहार से जुड़ी है, जहां आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी माहौल अब बन चुका है। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वोट चोरी को लेकर के पहले भी राहुल गांधी ने अगस्त में गंभीर आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाए थे, जिनका जवाब अगले ही दिन इलेक्शन कमीशन ने दिया। और अब आज एक बार फिर से वो वही मुद्दा उठाते हुए नजर आए। राहुल गांधी फिर से चुनाव आयोग यानी कि ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी करवाने का गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। हालांकि बगैर समय बताए गवाया और चुनाव आयोग की तरफ से एक आरोप का जो है वो बखूबी जवाब दिया गया और सभी आरोपों को निराधार इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर होती हुई नजर आ रही है और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि आरोपों की राजनीति अब एक फैशन बन चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चुनावों के दौरान जरूरी मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं राहुल गांधी। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं चुनाव आयोग ने आरोपों पर आखिर क्या कुछ जवाब दिया है। तो राहुल गांधी के जो तमाम दावे हैं वो निराधार हैं, ये बात इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही कि जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी ने जो तमाम आरोप लगाए हैं वो सभी निराधार है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी वोट को ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता, कोई भी व्यक्ति किसी भी वोट को ऑनलाइन नहीं हटा सकता है और जो भी प्रभावित व्यक्ति है उसको सुनवाई का पूरा मौका दिया जाता है, अवसर दिया जाता है अपनी बात रखने का कि आखिर उसका वोट हटाया जाए या नहीं। और बगैर सुनवाई के किसी का भी वोट नहीं हटाया जा सकता, ये बात इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही गई। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साल 2023 में आलन सीट पर मतदाता लाभ हटाने के लिए असफल प्रयास हुए थे, लेकिन उस वक्त भी चुनाव आयोग ने खुद ही इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से ये तमाम जो आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाए गए उन तमाम आरोप का जवाब देते हुए चुनाव आयोग नजर आए। लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त हमलावर होती हुई नजर आ रही है राहुल गांधी पर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तथ्यहीन आरोप लगाते हैं और बाद में कोर्ट से माफी भी मांगते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ कार्य कर रहा है। आपको सुनाते हैं। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता, जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है।
गलत निराधार आरोप बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर लगाना, गलत निराधार आरोप बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाना, कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या यह आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? तो भाजपा प्रवक्ता अनुराग ठाकुर को आपने सुना, जो सीधे तौर पर कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर हमलावर होते हुए नजर आए। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी शैलेंद्र मिश्र और ऋषि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। ऋषि, सबसे पहले आपके पास में आना चाहेंगे। तमाम आरोप राहुल गांधी की तरफ से एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए और इन सभी आरोपों को निराधार इलेक्शन कमीशन ने बताया अपना जवाब देते हुए, और एक एक चीज का जवाब इलेक्शन कमीशन ने आज दिया। ऋषि, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिस्ट देखें तो उनका पूरा यही कहने का मतलब था कि ऑनलाइन लोगों के नाम काटे गए और एक षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया और अलग अलग जगहों से नाम काटे गए और इसमें अलग अलग नंबरों का प्रयोग हुआ। तो एक तकनीकी माध्यम से उन्होंने बताया कि इस तरीके से तकनीकी माध्यम से लोगों के नाम काटे गए हैं अलग अलग मोबाइल यूज़ करके। लेकिन इसका जो जवाब चुनाव आयोग ने दिया उसमें साफ तौर से पहली लाइन में ही चुनाव आयोग ने कह दिया है कि ऑनलाइन किसी का भी नाम काटने का प्रोसेस होता ही नहीं है। ये आयोग का कहना है। अब ऐसे में जब उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन नाम काटने को लेकर ही थी तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो मंतव्य ही खत्म हो गया। बिल्कुल। दूसरा, आयोग ने अन्य बिंदुओं को भी अपने जवाब में शामिल किया है। उन्होंने कहा है कि 2023 में जिस इलाके की वो बात कर रहे हैं उस इलाके से एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ था इस तरीके से नाम काटने का और उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी। तो आयोग ने उस चीज़ को भी खारिज कर दिया कि ये संभव है कि नहीं है। तो ऐसे में जो संभावना उन्होंने कही है कि जब अनसक्सेसफुल था वो और ये संभव नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये कि जिन इलाकों की बात कर रहे हैं, जिस जगह की बात कर रहे हैं, वो उन इलाकों में अलग अलग पार्टियों ने जीत दर्ज की है। आयोग ने अपने अंतिम बिंदु में इस बात को रेखांकित किया है कि एक बार वहां पर बीजेपी तो एक बार वहां पर कांग्रेस पिछले चुनावों में जीत चुकी है। तो ऐसे में जब कोई भी व्यक्ति अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं तो यानी कि सामान्य प्रक्रिया है। बिल्कुल। और इसमें अब किसी भी तरीके का कोई गुंजाइश नहीं बचती है, क्योंकि आयोग ने साफ कह दिया है कि ऑनलाइन नाम नहीं काटे जा सकते। इसके लिए नाम काटने का जो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है, जिसमें कि जिस व्यक्ति का नाम काटा जाना है उसको कारण बताया जाता है। सबसे पहले उसे बताया जाता है कि आपके नाम काटने को लेकर आपकी क्या आपत्ति है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रोसेस होता है, उसके बाद नाम कटता है। लेकिन ऑनलाइन इस तरीके से नाम काट देना जो उन्होंने बताया वो बहुत सरप्राइजिंग था और उसको आयोग ने खारिज कर दिया। जी चलिए ऋषि, आपके पास वापस आएंगे। शैलेंद्र मिश्र तो हमारे साथ लगातार बने हुए। शैलेंद्र, देखिए जब से एसआईआर की प्रक्रिया बिहार के अंदर शुरू हुई है तभी से लगातार राहुल गांधी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर नजर आता है कि इस तरीके के मुद्दे उठा करके वो जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। देखिए, जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई बिहार में और उसके बाद से राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से ये बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि शपथ पत्र देना चाहिए इस तरह के अगर वो आरोप लगा रहे हैं। और हमने देखा कि राहुल गांधी ने इस तरह का कोई काम शपथ पत्र देने का नहीं किया। और बीजेपी यही सवाल उठा रही है कि अगर आप कोई आरोप लगाते हैं, तथ्यहीन आरोप, जिसमें बार बार हमने देखा है कि राहुल गांधी को अलग अलग मामलों में, अलग अलग बयानों में कोर्ट से फटकार लगी है, जब इससे पहले उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे और माफ़ी मांगनी पड़ी थी, तो फिर शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी? ये बात आज बीजेपी कह रही है। और ये भी कह रही है कि इससे प्रतीत होता है कि जो घुसपैठिए जिनके मतदाता सूची में नाम पड़े हुए हैं उनको बचाने की कोशिश एक तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है और ये उनकी एक राजनीति है। तो ये बहुत गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की जो राजनीति है वो दरअसल घुसपैठिया बचाने की राजनीति है। चूँकि एसआईआर की जो प्रक्रिया है, जिस तरह के अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के द्वारा, उसमें कोई तथ्य नहीं है। फिर आखिर राहुल गांधी इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं?
क्योंकि वो लोकतंत्र को कमज़ोर करना चाहते हैं। आज एक सवाल के जवाब में जिस तरह से उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाना उनका काम नहीं है, उस पर भी आज बीजेपी ने सवाल उठाया है। तो अब बीजेपी ये कह रही है कि देखिए ये कोई पहली बार नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना बिना तथ्यों के, ये राहुल गांधी की एक आदत सी बन गई है। जी, लेकिन आदत तो बन गई है आदत। और वाकई अगर हम देखें तो एक संवैधानिक संस्था पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर संवैधानिक संस्था जो है बार बार अपने जवाब भी देती है और साफ करती है कि इस तरीके की कोई बात नहीं है, जो आरोप है वो निराधार है। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी बाज नहीं आते। इस तरीके के अगस्त में भी आरोप लगाए गए थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, और अब एक बार फिर से इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। ऋषि, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो बार बार इस तरीके के और जवाब तो देने ही पड़ते हैं इलेक्शन कमीशन को, लेकिन साथ ही राहुल गांधी को हमने देखा है कि इससे पहले वो माफी भी मांगते हुए नजर आए हैं। देखिए, जिस तरीके की राजनीति अभी देश में दिखाई दे रही है, खासतौर से मुद्दों से अलग हटके जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको अब चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि मुद्दे होने चाहिए जनता से जुड़े हुए और जन सरोकारों से जुड़े हुए। लेकिन अब जन सरोकारों से इतर जन मुद्दों के अलावा जो प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। ये मुझे लगता है एक सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा हो सकता है कि जिस तरीके से पहले SIR को लेकर तमाम राजनीति हुई, आरोप लगाए गए, लेकिन कोई भी ऑथेंटिकेट आरोप नहीं किया गया। इसके बाद अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है अलग अलग तरीके से, अब जो इलेक्टोरल रोल है उस पर सीधा हमला है और बार बार वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। तो इलेक्टोरल रोल में जो ऑनलाइन नाम काटने को लेकर इस बार जो लेकर आए हैं वो बहुत ही एक कह सकते हैं कि खतरनाक ट्रेंड हो सकता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि इस तरीके से अगर लोगों के मन में ये बात भर जाएगी कि ऑनलाइन नाम काटे जा रहे हैं तो ये बहुत गलत मैसेज जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग ने इसी वजह से बिना किसी देरी किए तत्काल इस पर अपनी स्थिति को स्पष्ट किया और बता दिया कि ऑनलाइन किसी का भी नाम नहीं काटा जा सकता है। दूसरी बात ये कि जो घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम के बारे में भी बताया कि 2023 में किस तरीके से एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ था। तो आयोग कह रहा है कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन ये हकीकत नहीं है और इस मामले में FIR दर्ज हुई। तो ये जो पूरी की पूरी कवायद है, अब सियासत इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर है, ना कि मुद्दों के ऊपर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब दूसरी महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। बाढ़ से खराब हुए हालातों का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पंजाब पहुंचते हैं और अमृतसर में स्थित गुरुद्वारा में वो मत्था टेकते हैं। बाबा बुड्ढा साहिब में मत्था टेका उन्होंने, जिसके बाद उन्हें सिरोपा भेंट किया गया। और आपको यह भी बता दें कि दरअसल सिरोपा जो है वो एक तरह का सम्मान का प्रतीक वस्त्र होता है, जिसे किसी व्यक्ति को पहनाया जाता है सम्मान के तौर पे। और अब सिरोपा गिफ्ट करने की जो खबर है वो जैसे ही बाहर आती है तो विवाद खड़ा हो जाता है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने आपत्ति जाहिर की है इस पर और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई भी की है। SGPC ने बताया है कि कर्मचारियों ने धार्मिक आचार संहिता का उल्लंघन किया है और इस मामले में 2 कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं राहुल गांधी के सम्मान पर बवाल। तो राहुल गांधी की हम लगातार बात करें, जहां राहुल गांधी के सम्मान पर बवाल इस वक्त मचा हुआ है और ऐतिहासिक गुरुद्वारा बाबा बूढ़ा साहिब का ये पूरा मामला सामने आया, जहां अमृतसर गुरुद्वारे में राहुल गांधी का सम्मान करना इस वक्त वहां पर जो कर्मचारी थे उनको भारी पड़ता हुआ नजर आया। सिरोपा देने के मामले में SGPC ने एक्शन लेते हुए 2 कर्मचारियों को इस समय निलंबित कर दिया है। इस पूरी कमेटी में जो उस दौरान 2 लोग वहां पर थे उनको निलंबित किया गया है और ऐसे में कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो अब बताया जा रहा है कि वहां पर सिर्फ धर्मगुरु का ही सम्मान हो सकता है, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का सम्मान नहीं हो सकता है। तो ऐसे में जब राहुल गांधी का सम्मान वहां पर हुआ तो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े हो गए। राहुल गांधी के सम्मान पर यह बवाल मचता हुआ नजर आया, जहां ऐतिहासिक गुरुद्वारा बाबा बूढ़ा साहिब का ये पूरा मामला और अमृतसर गुरुद्वारे में राहुल गांधी को सम्मान करना काफी भारी पड़ता हुआ नजर आए। लगातार आपको बता रहे, जहां सिरोपा देने के मामले में SGPC यानी कि जो कमेटी है उसने एक्शन लिया है और 3 कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कथावाचक और साथ ही सेवक को निलंबित कर दिया गया है। ग्रंथी की सेवा भी समाप्त कर दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि अमृतसर गुरुद्वारा में ये सिरोपा पहनाया गया था और उस दौरान की ये तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रही है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सिरोपा दरअसल एक तरह का
सम्मान का प्रतीक होता है। जब किसी भी व्यक्ति को हम सम्मान करते हैं तो वो उसे सिरोपा पहनाया जाता है, एक गमछा टाइप होता है, उसको पहनाया जाता है और उसे सिरोपा कहते हैं। सिख मर्यादा और धार्मिक भावनाओं का प्रतीक है सिरोपा, जिसके जरिए राहुल गांधी का सम्मान किया गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं सम्मान के बाद में ये पूरा विवाद बनता हुआ नजर आ रहा है। धर्मगुरुओं की तरफ से उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये सम्मान जो है सिर्फ धर्मगुरुओं को ही दिया जाता है। इसके साथ ही पंजाब में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर राहुल गांधी वहां पर गए हुए थे। जब वो इस गुरुद्वारे पहुंचते हैं और वहां पर उनका सम्मान किया जाता है और कहा जा रहा है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को सिरोपा नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया गया, जिसकी वजह से 2 से 3 लोगों को इस वक्त निलंबित भी कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरमीत इस वक्त जुड़ रहे हैं, ताजा अपडेट के साथ में सीधा उनका रुख करेंगे। गुरमीत, आखिर ये पूरा मामला क्या है? सिरोपा देने को लेकर के इतनी ज्यादा पूरा विवाद इस समय ये खड़ा हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो ये 15 सितंबर की घटना है और राहुल गांधी जब पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे थे तो उसी दौरान अमृतसर में रमदास इलाका पड़ता है, जहां से हमने लगातार अपने दर्शकों को खबरें भी दिखाई हैं, रिपोर्टिंग भी की है, क्योंकि उस इलाके में, स्पेसिफिकली इस इलाके में काफी ज्यादा बाढ़ का पानी आया था और सबसे पहले आया था। तो यहां पर राहुल गांधी 15 सितंबर को पहुंचते हैं और वहां पर गुरुद्वारा साहिब के अंदर जाते हैं और वहां पर 2 चीजें जो है वो एसजीपीसी जो कि सभी गुरुद्वारों का प्रबंध देखती है, मैनेजमेंट देखती है, उसके द्वारा नोटिस की गई। पहली चीज ये थी कि गुरुद्वारा साहिब में राहुल गांधी को सरोपा देकर सम्मानित किया जाना। दूसरी चीज ये थी कि गुरुद्वारा साहिब में एक जंगला बना हुआ है और उस जंगले के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही जा सकते हैं जो गुरुद्वारा साहिब में ग्रंथी के तौर पर काम कर रहे हैं, सेवादार के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी कि गुरुद्वारा साहिब का जो स्टाफ है। मगर उस जंगले के अंदर भी राहुल गांधी पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर जो आरोप है कि वहां पर जाकर उन्होंने बाकायदा उस जो एक मर्यादा बनी हुई है उसको भंग किया। अब इसके बाद एसजीपीसी एक कमेटी का गठन करती है और कमेटी के गठन करने के बाद ये चीज निकलकर सामने आती है कि राहुल गांधी ने एक तो जंगले के अंदर जाकर जो सिख परंपरा है, सिख मर्यादा है, उसको पूरी तरह से भंग किया। दूसरी चीज, जो गुरुद्वारा साहिब में जो सरोपा दिया गया वो अपने आप में एक बड़ा सवाल था उसके ऊपर, और इसी को लेकर जिस तरह से आप अब से थोड़ी देर पहले बता रही थी कि एक जो ग्रंथी सिंह थे कुलविंदर सिंह, उनको कार्यमुक्त कर दिया गया। इसके साथ ही जो कथा वाचक है पलविंदर सिंह और सेवादार हरविंदर सिंह, उनको सस्पेंड किया गया और एक मैनेजर प्रगट सिंह का तबादला किया गया। अब ये तो एक चीज रही, मगर यहां पर यह समझना जरूरी है कि राहुल गांधी पहले भी हरमंदिर साहब में आ चुके हैं, 20 नवंबर 2024 को भी और 2 अक्टूबर 2023 को भी। तब भी उन्हें सरोपा नहीं दिया गया था और इसके लिए हमने एसजीपीसी के मेंबरों से भी बात की और उन्होंने हमें ये जानकारी दी है कि जो एसजीपीसी है वहां पर पहले भी गांधी परिवार को लेकर प्रस्ताव पास किए जा चुके हैं और उन प्रस्तावों के आधार पर ही पिछले कुछ समय में, पिछले कई सालों में बल्कि ये देखा गया कि गांधी परिवार को गुरुद्वारा साहिब में सरोपा नहीं दिया जाता है। जी बिल्कुल। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि जो अभी रिसेंटली ये सारी कंट्रोवर्सी हुई है, इसे लेकर एसजीपीसी तो अपना विरोध दर्ज करा ही रही थी, एसजीपीसी ने एक्शन भी लिया है, मगर जो सिख संस्थाएं थी, जितना भी संत समाज था, उसके द्वारा सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर विरोध किया जा रहा था और जिसके बाद ये एक्शन एसजीपीसी के द्वारा लिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि बिहार में अब जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में वोटरों को साधने के लिए तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी शुरुआत मंगलवार को जहानाबाद शहर में से हुई और 20 सितंबर तक ये जो यात्रा है पूरी वो वैशाली में खत्म होगी। अब इस यात्रा के दूसरे दिन पटना से सटे बख्तियारपुर में तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, तो यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि भीड़ जुटाने के लिए गाना और डांस का कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया गया है। अब आप सोचिए कि जब आम जनता खुद रैली में नहीं आ रही है तो डांसर्स का सहारा वहां पर लेना पड़ रहा है तेजस्वी यादव को। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर खटपट की भी खबरें सामने आई हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नाच गाने के सहारे आरजेडी की नैया पार होगी? क्या कांग्रेस और आरजेडी की खटपट जो है वो खत्म होगी? करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं ठुमकों ने संभाला मोर्चा।
जी हाँ, तेजस्वी की रैली में डांसर के ठुमके ये नजर आए, जहां चर्चा में तेजस्वी यादव की जो बख्तियारपुर की रैली है वो इस वक्त चर्चा में बनी हुई है और भीड़ जुटाने के लिए डांसर को वहां पर बुलाया गया, जिससे कि थोड़ी बहुत भीड़ वहां पर जुड़ पाए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव पहुंचते हैं वहां पर और डांसर्स वहां पर इससे पहले ही नाच गाने के जरिए लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। भोजपुरी गायक मंच से गाना गा रहे थे और इसके साथ ही एनडीए ने तेजस्वी यादव पर सीधे तौर पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए ये बात कही गई कि भाषण फेल तो डांस का सहारा लेना पड़ रहा है। ये बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई है निशाना साधते हुए, जहां ये भी कहा गया कि आरजेडी के पास विकास का कोई एजेंडा ही नहीं है, सिर्फ भीड़ जुटाने का ड्रामा आरजेडी कर रही है। तो एक तो ये मामला, लेकिन वहीं इसके साथ ही कहीं ना कहीं इरादे भी बदलते हुए तेजस्वी यादव के नजर आए हैं, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी इस वक्त दूरी दोनों के बीच में नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे कई सारे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी में इस समय खटपट का माहौल है। सीट बंटवारे और साथ ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर दोनों पार्टियों के बीच में टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने यात्रा में राहुल से भी दूरी बनाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वीडियो था उससे भी दोनों के बीच में ये दूरी बनती हुई नजर आई आरजेडी और कांग्रेस के बीच। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे कुमार आलोक, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। कुमार आलोक, एक तरह से अगर हम देखें तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच में खटपट की खबरें तो है ही, क्योंकि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने रैली निकाली और अब तेजस्वी रैली निकालते हुए नजर आ रहे, लेकिन तेजस्वी अपनी रैली में राहुल को इनवाइट भी नहीं किया और साथ ही ठुमकों का सहारा लेकर के भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये कवायद तब शुरू हुई जब महागठबंधन की ओर से, यानी कहेंगे कांग्रेस ने उसे लीड किया था। वोटर अधिकार यात्रा जब शुरू किया राहुल गांधी ने, सासाराम से उन्होंने शुरू किया था, तो वो आरजेडी और महागठबंधन के अन्य नेताओं को भी अपनी रैली में उन्होंने इन्वाइट किया। और हालांकि आरजेडी में इस बात को लेकर के चिंता हुई कि कहीं राहुल न माइलेज ले लें और तेजस्वी पिछड़ जाए, तो इसको लेकर के आरजेडी के अंदर इनर सर्किल में बहुत गहन बैठक हुई, क्या हमें शामिल होया जाए या नहीं हुआ जाए। लेकिन बाद में जब रिस्पांस इन्होंने देखा तो उसमें महागठबंधन के तमाम लोग शामिल हुए, तेजस्वी शामिल हुए, दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हुए, सीपीआई और सीपीएम के नेता शामिल हुए। तो अगर हम इतिहास पर जाएं, अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और काफ़ी उसका जो परफॉर्मेंस था काफ़ी खराब था। तो बाद में जब रिजल्ट आया तो 8 या 9 सीट से महागठबंधन ने अपनी सरकार बनाने से चूक गई थी। तो इसका सारा ठिकरा आरजेडी ने कांग्रेस पर थोपा था कि उसने जरूरत से ज़्यादा, अपनी औकात से ज़्यादा उसने सीटें ली और उसको रिजल्ट में नहीं तब्दील कर पाई। तो ये माहौल यहाँ पर बन रहा था। और माले जो सीपीआई एमएल को महागठबंधन में 20 सीटें मिली थी पिछली बार और उन्होंने 14 सीटें जीती। तो इसको लेकर के माले को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। और ये इनर सर्किल में ये भी है कि कांग्रेस को 50 से भी नीचे सीटों पर समेटना चाहती है आरजेडी, और इसको लेकर एक प्रेशर बनाने की रणनीति कांग्रेस की ओर से शुरू हुई और उसी का परिणाम था वोटर अधिकार यात्रा। उसको लेकर कांग्रेस ने दबाव बनाया कि अगर हम 70 सीट से नीचे नहीं मानेंगे तो अभी जो रैली वोटर अधिकार रैली वो था, और अब ये बिहार अधिकार रैली है जो तेजस्वी ने 16 तारीख से शुरू किया और ये 20 तारीख तक उनकी बिहार अधिकार यात्रा चलेगी। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि किस तरीके से कल बख्तियारपुर की सभा में जब भीड़ नहीं थी तो उसके पहले जो भोजपुरी गायक थे और उनके साथ जो बारबारा डांसर थी उनके डांस का सहारा लिया गया। और ये कोई पहली बार नहीं है। अगर आप बिहार के चुनावी रैलियों का इतिहास देखें, खासकर राष्ट्रीय जनता दल का, तो जब उनकी बड़ी रैली होती है तो हर एक विधायक के यहाँ जो लोग आते हैं रैली में शामिल होने के लिए, तो उनके लिए वहाँ लौंडा नाच से लेकर तमाम तरह के नाच का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आरजेडी पहले से भी ऐसे लटके झटके करती आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए कुमार आलोक। तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को जहां एक तरफ ठुमकों का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सब कुछ ठीक अभी नहीं चल रहा है और खटपट चल रही है दो चीजों को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर और साथ ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के नाम को लेकर। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज लॉन्च में हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।